Hello student of earth class, I hope all of you okay. In this video I am going to start your third chapter of history, that is ruling the rural areas. In previous chapter we have studied about that how British conquered India and how they established their power in India by serial by serial. They defeated and they fought Battle of Plassey and Battle of Buxar. And after when they defeated combined force of the Nawab of Awadh and Sujaud-Dowla, ठीक है, in Buxar. After winning of Buxar war in Allahabad Treaty in 1765, British got Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. Bengal, Bihar and Odisha. In this now Odisha, Diwani, it means land revenue. They got land revenue of these three areas, major agriculturally developed areas. And after from 1765, it means Treaty of Allahabad, Treaty of Allahabad, Treaty of Allahabad, and then 1765 to 1772. It means in this period, in 7 years, Britishers यानी British officials exploited very brutally, I can say, लैंड रेवेन्यू पूरे एकदम बेकार तरीके से एकदम लूटपाट मचा लिए तो उसके बाद इन सब चीज़ों को, यानी हम कैसे रूरल एरिया को कैसे हम रूल करेंगे, कैसे हाउ वी कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम रूरल एरिया, हाउ वी कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम रूरल एरिया. टू solve this problem, Britishers made some settlement, some law, some regulation, some system they developed. What were they? We have to study 3. Okay. First, in the series of that, okay. First, that was Ijardari. Ijardari system. This was also the system of collecting revenue from land. And second, that was permanent settlement. Permanent settlement. That was permanent settlement. And third was Rayatwadi system. And fourth was Mahalwadi system. These 4 systems were introduced for modifying the collection of revenue collection. राजस्व के कलेक्शन में ये 4 सिस्टम डेवलप किए गए हैं. ये आपको हमेशा पढ़ते रहना है, ठीक है. आगे भी पढ़ते रहेंगे, आज भी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेज में नहीं, मतलब कॉम्पिटिटिव क्लास में आप पढ़ते रहेंगे. क्या हुआ था, जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई तो उसको चलाने के लिए और ब्रिटिश ऑफिसर्स के खर्चे के लिए मैक्सिमम पैसे की ज़रूरत थी, मैक्सिमम रिसोर्स की ज़रूरत थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा. एक्चुअली द कंपनी वाज प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी केम हियर विथ प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी. सो ऑफ दैट देयर इंटेंशन फॉर गेटिंग मोर प्रॉफिट.
if they came here for maximum profit and by through less effort, so they made this law. What was in these type of system? Okay, let's try to understand. When British officials exploited more and more and became so rich, then in 1772 Warren Hastings कौन? In 1772 Warren Hastings introduced this Warren Hastings introduced this system. What was in the system? इजारदारी सिस्टम. इजारदारी सिस्टम में ये होता था कि एक लैंड का रेवेन्यू कौन आप लोगों में से कितना हमें ज़्यादा दे देगा. ब्रिटिश खड़े हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, 20 लोग, कि भैया हमें बस्ती से आपको हम 1 लाख रुपए पर मंथ देंगे. भैया बस्ती से हम आपको 1,20,000 देंगे, 1,20,000 देंगे, हम 1,30,000 देंगे. तो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने के लिए तैयार हो जाता था, बोली लगा देता था, जो सबसे ग्रेटेस्ट बाइडर होता था, बोली लगाने वाला, उसको हम इजारदार घोषित कर देते थे. और उसका काम होता था कि वो कलेक्ट करके ब्रिटिश को दे. ब्रिटिश आराम से अपना चलते रहते थे. तो इस सिस्टम में क्या होता था, तब भी ये था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इजारदार थे, वहाँ की इजारदारी अलग अलग थी. तो ब्रिटिश में बड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता था कि यहाँ से इतना आएगा, यहाँ से इतना आएगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता था, समझ रहे हैं. और वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता था, फिक्स टाइम पीरियड, कि 1 साल के लिए इजारदारी आपको इस गांव की दी जा रही है, आपको 1 साल तक के लिए इतने पैसे आपको देना है, हर मंथ या हर साल, जो भी टाइम पीरियड रहे. तो इसमें इरेगुलरिटी होने के नाते 17 से लेकर के 1793 में एक गवर्नर जनरल आते हैं. एक्चुअली फर्स्ट गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल यही थे. तो एक गवर्नर जनरल आते हैं जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया. और परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, जो फर्स्ट में किया गया, ठीक है. इजारदारी सिस्टम भी गांव में ही हुई थी. अब देखिए ये कहाँ किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में. इनको किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया. परमानेंट सेटलमेंट में एक्चुअली मुझे लगता है रेजुलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट में किया ये अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया. इसमें इसने क्या किया, इसने ऐसा कह दिया कि एक फिक्स लैंड का एक कोई मालिक बना दिया. जो जमींदारी प्रथा पहले चलती थी, जमींदार, इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है. परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है. इसमें इसने क्या किया कि जो एक व्यक्ति को जमींदार एक गांव का या 2 गांव का घोषित कर दिया और उसको एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इस जमींदार को इतना अमाउंट 1 साल में हमको देना है. सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जमींदार को एक गांव से अगर 1 लाख रुपए देना है, ठीक है, तो उसे 1 लाख रुपए देना, वो कैसे ले रहा है उन किसानों से, उन गांव के जो कल्टीवेटर्स हैं, वो मैटर नहीं करता है. उसको 1 लाख रुपए देना ही देना है और वो 1 लाख रुपया कलेक्ट करके देता था. तो वो एक्सप्लॉइट भी, शोषण भी करते थे उनका, ठीक है. और अपना शहरों में जाकर के रहते थे. ज़मीन के मालिक, जब किसान लोग अपना खेती कर रहे हैं, वो मालिक किसान खुद लैंड ऑनर होते हुए भी वो गुलाम बन के रहते थे. प्रोडक्शन करते, लगभग 50% से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू उन्हें देना पड़ता था. यानी अगर उनके पास 20 बोरे की ईल्ड हुआ तो उसका लगभग 11 बोरा उनको जमींदार को देना है
और जमींदार अपना जो फिक्स किया रहता, जमींदार अपना फिक्स किया रहेगा और अगर वो 50% भी देता तो 1 बोरा उसका प्रॉफिट हो जाता था। यानी लैंड रेवेन्यू को पे करने के बाद जो भी बचता था वो जमींदार का, उस व्यक्ति का हो जाता था। जमींदारी में मेन फीचर आप देखोगे, ये फिक्स्ड होता था, इसका कोई रिवीजन का लेट वो नहीं था, ठीक है। जमींदार जो थे, जो लैंड करेक्ट करते थे, उनको टाइम टू टाइम कंपनी को पे करना रहता था। चाहे कोई फेल होगा, चाहे कोई महामारी फैल जाए कृषि में, चाहे कुछ भी हो जाए, जमींदार को किसी भी कीमत पे कलेक्ट करके उसको देना ही देना है। तो आप फिल्मों में देखे रहे होंगे कि किस तरीके से जमींदार शोषण करते हैं। मदर इंडिया में भी आप देख लीजिए, मदर इंडिया मूवी में कि तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो वो होते थे तो मनी लेंडर या जो जमींदार होते थे उनसे उधार भी लेते थे, उनसे उधार लेकर के भी अपना काम करते थे। और बाद में उन्हें ज़मीन जमींदारों को बेचना भी पड़ता था। ज़मीन जब वो पे नहीं कर पाते थे किसान, तो वो ज़मीन अपने जमींदारों को बेच देते थे, जमींदार फिर किसी दूसरे को रेंट पे देते थे। इस तरीके से शोषण खूब बढ़िया से चलता रहा। अब देखो कंपनी को क्या फ़ायदा रहा इसमें। इनकम ऑफ द कंपनी इंक्रीज्ड, कंपनी जो थी इंक्रीज हो गई। और ड्यू टू इन एक्चुअली डाइवर्स क्लाइमेट एंड एनी क्रॉप फेलियर, तब भी कंपनी को क्या मिलता था, वो चीज़ें मिलती थी। कंपनी को तब भी फायदा मिलना, चाहे जो भी बर्बाद हो जाए, कुछ भी बर्बाद हो जाए, नो मैटर, लेकिन उस कंपनी को उस चीज़ मिलना ही मिलना है, ठीक है। और इस तरीके से ब्रिटिश अपना वो करते रहे। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि किसानों का जो एक दो सेक्शन बट गया सोसाइटी में। एक जो वो थे जो बहुत रिच होने लगे, धनाढ़ लोग, मतलब जमींदार लोग, ये लोग किसानों से फोर्सफुली ज़बरदस्ती मार के उत्पादन करवाते थे, इनको खाने को ना हो, ठीक है। ज़्यादातर कैश क्रॉप करवाने लगे, ठीक है, जिनको बेच करके ज़्यादा पैसा मिले। और भी इनका इफेक्ट क्या हुआ देख लीजिए, और कुछ 2-3 पॉइंट में। द पीजेंट्स हु वर एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ लैंड वर लेफ्ट द मर्सी ऑफ जमींदार, दे हैड टू पे वेरी हाई रेवेन्यू एंड कुड बी इवेक्टेड इफ दे फेल्ड टू डाउन। और उन्हें पे करना पड़ता था बहुत हाई अमाउंट का रेवेन्यू। तो एक जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया वो ब्रिटिश के लिए, तो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिशर्स। फॉर ब्रिटिशर्स इट वाज वेरी बेनिफिशियल। चलिए, और भी जो फीचर्स हैं उसको आप देख लीजिए। कुल मिला जुला करके एक जमींदार रहेगा, और जमींदार किसानों से खेती करवाएगा, उनसे 50% से ज़्यादा पैसा ले करके, उसमें प्रॉफिट ले करके ब्रिटिश को दे देगा। ऐसे काम चलता रहा। चीज़ें किसानों का बड़ा कंडीशन हो गया, जो जमींदार लोग थे बहुत शोषण करने लगे, बड़ा परेशान करने लगे। तो बाद में एक सिस्टम आया, ये सिस्टम आया 1920 में। कब आया? 1720 में। 1720 में। ओहो, 1720 में क्यों बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया। 1720 कहाँ गया जब 1793 है। 1820, ठीक है, 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम लाए थॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो कहीं के लिखा था, थॉमस मुनरो। थॉमस, इसको मुनरो सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि सर थॉमस मुनरो ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या किया, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत इट मीन्स किसान, फार्मर, फार्मर आप कह सकते हो हमारी भाषा में, फार्मर। यहाँ पर क्या हो गया कि रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1820 actually in Madras and Maharashtra, in southern India. In this system, farmers had to pay directly to the British. Land revenue, taxes farmers had to pay directly to the government. They had to pay directly to the government, not any other mediator. इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, इसमें भी लगभग 50% से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था। देखिए इस सिस्टम में क्या था कि सेपरेटली सर्वेड होता था और असेसमेंट वाज मेड, और लगभग 55% जो था बहुत रिजिडली इसको कलेक्ट किया जाता था। लेकिन इसमें भी जो किसानों के बताइए, वो किसान लोग जमींदार को देते थे 50%,
तो जमींदार ले जाकर के पे करता था, जमींदार ज़्यादा प्रॉफिट पा जाता था, जमींदार लोग ताकतवर हो रहे थे, तो उसको चेंज करके रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1820 में। तो उसमें ही क्या कुछ किया गया, तभी तो किसान डायरेक्ट पे कर रहे हैं। चाहे मैं आपको दे करके तब आप ब्रिटिश को दे, चाहे हम डायरेक्ट ब्रिटिश को, हमको तो 50% 55% से ज़्यादा देना, हम बर्बाद तो ऐसे रहेंगे ना, हम तो बर्बाद ही रहेंगे। तो इसलिए किसानों की जो स्थिति थी दैट वाज नॉट बेटर देन इन प्रीवियस सिस्टम, दैट वाज जमींदारी सिस्टम इन परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट इजारदारी में तो लूट ही रहे थे, ठीक है, परमानेंट में भी लूट ही रहे थे, रैयतवाड़ी में भी कोई बहुत ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो रैयतवाड़ी सिस्टम मुनरो टॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। टोटल देखिए, एक्चुअली इंडिया तब भी एग्रीकल्चरल कंट्री थी, आज भी एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो लैंड रिसोर्स, रेवेन्यू माने होता है राजस्व, जहाँ तुम्हें पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, ठीक है, टैक्सेस। तो वो अलग अलग सिस्टम कि कुछ चेंज करो, कुछ जैसे पहले तो अनकंट्रोल तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव मेथड में काम की, लेकिन धीरे धीरे कुछ उनको रिलैक्सेशन देने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। आगे आते हैं, ये महालवाड़ी सिस्टम आता है। महालवाड़ी सिस्टम, महाल का मतलब होता है गांव, महाल का मतलब विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। इन महालवाड़ी सिस्टम क्या किया गया कि एक गांव या कुछ गांव के लोगों, गांव के ग्रुप को मिला करके एक महाल बनाया गया। महाल मतलब विलेज, बड़ा विलेज, मतलब रेवेन्यू पे करने वाला एक यूनिट बनाया गया, और सबको मिल करके एक फिक्स अमाउंट को पे करना रहता था। ब्रिटिश ने अपनी अमाउंट को, अपने रेवेन्यू को फिक्स करने का प्रयास किया। ये कब किया गया, ये कब किया गया, ये किया गया 1822, यानी ये 2 ही साल बाद किया गया। लेकिन ये हमारा किया गया आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, इस पीरियड में इस सेक्टर में किया गया। यानी आप देखोगे परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी क्षेत्रों, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में किया गया। रैयतवाड़ी सिस्टम सदर्न इंडिया में किया गया, और महालवाड़ी सिस्टम आपके उत्तरी एरिया में किया गया, ठीक है, उत्तरी एरिया में किया गया, उत्तरी एरिया में किया गया, यानी पंजाब और सेंट्रल इंडिया। इसमें महाल लोग क्या करते थे, एक में पे करके किया जाता था। इसको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था हॉल्ट मैकेंजे। अब इसमें एक चीज़ देख लो, इसमें पूरे गांव के लोग हॉल्ट मैकेंजे इनका नाम लिख दे रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक में पा जाओगे, हॉल्ट मैकेंजे। हॉल्ट मैकेंजे, GIE, स्पेलिंग कैसे, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इस तरीके से देखिए ये चीज़ें की गई। इन सभी सिस्टम में एक चीज़ कॉमन आप पा रहे होंगे, क्या कॉमन पा रहे हैं कि टोटल जो इंटेंशन है वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का। लैंड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, ना तो इजारदारों ने किया, ना तो जमींदारों ने किया। रैयत के पास कोई इतना सफिशिएंट रिसोर्स नहीं थे कि वो लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर पाए, और इवन 55% उनको रेवेन्यू देना ही रहता था किसी भी कंडीशन में। तो कंडीशन किसानों की बहुत बुरी, बहुत वर्स कंडीशन होने लगी, लगभग 1830 तक ले, 1837 तक ले। तो आप बाद में अभी पढ़ोगे आगे ही, जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, तो देख रहे हो आप किस तरीके से इनकी जो कंडीशन बहुत गड़बड़ भारत की बनाते चले जा रहे हैं। तो आकर के फिर आगे हम लोग 1857 का रिवोल्ट भी देखने को पाएंगे। तो ये चीज़ें पूरा, ये 4 सिस्टम आपका बहुत क्लियरली, बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत बेसिक 4 सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस, मेजर 3 ये नीचे वाले। इजारदारी सिस्टम 1772 में इन बाई वारन हेस्टिंग, एंड परमानेंट सेटलमेंट बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, एंड रैयतवाड़ी सिस्टम बाई थॉमस मुनरो इन 1820, ठीक है, रैयत डायरेक्ट देते थे। और लास्ट में महालवाड़ी सिस्टम, जिसमें महाल मतलब एक गांव का समूह एक साथ पेमेंट करता था पैसे की, कि भैया आप लोग लीजिए, हम लोग इतना खेती कर रहे हैं, 50% अपने पास रखिए, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका
इफेक्ट क्या हुआ, ये पूरे सिस्टम का इफेक्ट एक जो सबसे खतरनाक हुआ वो ये हुआ कि किसानों की स्थिति जो थी वो बहुत धीरे धीरे दयनीय होने लगी। लैंड जो थी वो ओके तो ऐसे हुआ कि जब लैंड रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होने लगा तो किसानों की जो कंडीशन थी वो बहुत वर्स हो गई, और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जो किसान थे वो अपने ज़मीनों को उन्हीं से पे कर मतलब ज़मीन को बेच देते रहे, और धीरे धीरे जो एक सेक्शन था जिसके पास बहुत लैंड लॉर्ड्स हो गया और जो फार्मर्स थे वो लैंडलेस हो गए। तो एक बहुत वर्स कंडीशन धीरे धीरे भारत में होने लगी। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप और कौन सी कैश क्रॉप को फोर्स करके और भी अलग अलग मेथड से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता रहा है। थैंक यू।